Dear students, Assalamu alaikum. Today's topic is software reuse. In our last lecture, we discussed about software re-engineering, and later on we started with the concept of reuse, and we discussed the benefits of the software reuse. Before starting today's topic, we recap the last lecture. In our last lecture, we discussed in detail about the restructuring. Restructuring is the major activity of the software engineering, and two type of restructuring was discussed. The first one code restructuring, and the other one data restructuring. In code restructuring, we try to convert the existing code that is in a random order or not following the, या यूँ कह लें कि उसको किसी स्पेसिफिक पैराडाइम को फॉलो करते हुए नहीं है, तो उस कोड को हम क्या करते हैं, किसी स्पेसिफिक अप्रोच को, पैराडाइम को फॉलो करते हुए कन्वर्ट करते हैं फॉर द बेटर ऑर्गेनाइजेशन और अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कोड. जैसे स्ट्रक्चर जो है पैराडाइम में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, जो कि पहले से किसी भी स्पेसिफिक ऑर्डर में नहीं है कोड, उसके अंदर जस्ट चेंजेस जो है वो अकोमोडेट की गई हैं. एंड वी डिस्कस दैट देयर आर डिफरेंट टेक्निक्स टू चेंज दिस कोड और रीस्ट्रक्चर द कोड. एक जो हमने टेक्निक डिस्कस की और उसके अंदर हम क्या करते हैं, वी यूज़ बूलियन अलजेब्रा, और बूलियन अलजेब्रा के अंदर डिफरेंट लॉजिकल स्टेट्स हम उसमें डिफाइन करते हैं और बाद में वेरीफाई करते हैं कि जो आपका नया कोड है दैट इज़ अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस वन, जो उसकी फंक्शनलिटी थी उसी तरह से ये फंक्शनलिटी प्रोवाइड कर रहा है. और डिफरेंट टूल्स अवेलेबल हैं दैट वी मे यूज़ टू रीस्ट्रक्चर द कोड, जो ऑटो जनरेट कर सकते हैं, किसी स्पेसिफिक पैराडाइम को फॉलो करते हुए आपका कोड रीजनरेट कर सकते हैं. इसी तरह से हमने डेटा रिस्ट्रक्चरिंग की बात की, और डेटा रिस्ट्रक्चरिंग इज़ अबाउट टू डिफाइन डिफरेंट डेटा ऑब्जेक्ट्स एंड देयर रिलेशनशिप, एंड देन वी मे डिसाइड फॉर सम स्पेसिफिक पैराडाइम. उसके अंदर भी कि हमने इसको कैसे मैनेज करना है, लाइक वी मे गो फॉर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच फॉर द डेटा रिस्ट्रक्चरिंग, और डेटा की इवन जो फिज़िकल जो स्टोरेज है उसके हवाले से भी हम चेंजेस कर सकते हैं, रीस्ट्रक्चर कर सकते हैं. किसी एक स्पेसिफिक फाइल फॉर्मेट से हम चेंज कर सकते हैं, किसी दूसरे जो फाइल फॉर्मेट है उसको फॉलो कर सकते हैं. तो इन सारे डिफरेंट जो है जो की पॉइंट्स से रिस्ट्रक्चरिंग के उनको डिस्कस किया. और इसके बाद हमने डिस्कस किया फॉरवर्ड इंजीनियरिंग को, एंड फॉरवर्ड इंजीनियरिंग वाज अबाउट we may say that redevelopment of the software or system based on the specification. और हमने कहा था कि ये कोई इतना easy task नहीं है, और different जो considerations यहाँ पे हमने डिस्कस की फॉरवर्ड इंजीनियरिंग के केस में, कि हमें पूरी एप्लीकेशन को जो है वो रीडेवलप करना है, या हमें कुछ कंपोनेंट्स को जो है उसको चेंज करना है, या हम इस एप्लीकेशन को एज इट इज़ ही लेके चलते हैं. अगर हम समझते हैं कि इसके अंदर और फर्दर चेंजेस नहीं है और इसका लाइफ टाइम पूरा होने वाला है, तो फॉरवर्ड इंजीनियरिंग के केस में दो मेजर हमने पैराडाइम डिस्कस किए कि मेन फ्रेम जो एप्लीकेशंस थी उनको हमने नॉर्मली मोस्ट ऑफ द टाइम वो कन्वर्ट हुई क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर के ऊपर, फॉरवर्ड इंजीनियरिंग की गई, और कुछ को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड आर्किटेक्चर के ऊपर. व्हेन वी टॉक अबाउट द क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, तो यहाँ पे हमें उन मेन फ्रेम एप्लीकेशंस को जो है तीन डिफरेंट लेयर्स के ऊपर देखा है. लेयर्स ऑफ एब्स्ट्रैक्शन आप उसको कह लें. फर्स्ट वन इज़ रिलेटेड टू द डेटाबेस, कि आपका डेटा मैनेजमेंट कैसे होगी, कि वो सारे जो डेटा से रिलेटेड जो आपके फंक्शनैलिटी है उसको कैसे मैनेज करना है, उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है, उसके लिए क्या सिस्टम होगा, कैसे उसको हम देखेंगे. और फिर इसी तरह से बिजनेस प्रोसेस लेयर, कि आपका जो बिजनेस लॉजिक है उसको कैसे डेवलप करना है, एंड नॉर्मली इट इज़ ऑन द सर्वर साइड, सो वी नीड टू अंडरस्टैंड द बिजनेस प्रोसेस, द बिजनेस लॉजिक. और तीसरी जो लेयर है दैट इज़ ऑन द क्लाइंट साइड, के क्लाइंट साइड के ऊपर क्या डिफरेंट एप्लीकेशन हो सकती हैं, और उन डिफरेंट एप्लीकेशन को आपने कैसे इम्प्लीमेंट करना है. डिफरेंट यूजर्स के लिए डिफरेंट जो है आपके इंटरफेस हो सकते हैं.
और इसी तरह से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड आर्किटेक्चर के अंदर भी हमने उसको देखा कि कैसे एग्जिस्टिंग जो एप्लीकेशन है उसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करते हुए कैसे हम इनकैप्सुलेशन कर सकते हैं, कैसे हम इनहेरिटेंस को यूज़ कर सकते हैं, और उस अप्रोच को फॉलो करते हुए हमने री इंजीनियरिंग की बात की। उसके बाद हमने बात की कि जो री इंजीनियरिंग का जो प्रोसेस है, अगेन कि रिसोर्सेज जो है उसके अंदर चाहिए, रिसोर्स इन्वेस्टमेंट है, तो जो रिसोर्सेज इन्वेस्टमेंट है वो हमेशा वाइज होनी चाहिए, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो रिसोर्सेज होते हैं इट इज़ ऑलवेज लिमिटेड, और लिमिटेड रिसोर्सेज को आपने ऑप्टिमाइज यूटिलाइजेशन करनी होती है। तो जब आपके पास एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, आपके पास हंड्रेड्स थाउजेंड्स ऑफ प्रोग्राम्स और एप्लीकेशंस हैं, तो उसके अंदर अब आपने डिसाइड करना है तो कौन सी एप्लीकेशन जो है आपके लिए ज़्यादा बिजनेस क्रिटिकल है, किसके अंदर जो आपके पास बिजनेस वैल्यू ज़्यादा है, उसकी जो लाइफ टाइम कितनी है। तो इस तरह के फैक्टर्स की बेस के ऊपर आप कुछ एस्टिमेशन कर सकते हैं, और एस्टिमेशन के अंदर जो हमने डिफरेंट पैरामीटर्स जो डिस्कस किए कि कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस आपने करना है, और कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस के अंदर आपने ये देखना है कि आपकी एनुअल कॉस्ट जो है मेंटेनेंस की वो क्या है एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन की, ऑपरेशनल कॉस्ट एनुअल जो है वो क्या है एस्टिमेटेड, बिजनेस वैल्यू जो एस्टिमेटेड है वो क्या है। फिर इसी तरह से अगर इफ़ यू गो फॉर री इंजीनियरिंग, तो आफ्टर री इंजीनियरिंग वो स्पेसिफिक जो एप्लीकेशन है उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट क्या होगी आप प्रेडिक्ट करते हैं, एंड यू आल्सो नीड टू प्रेडिक्ट अबाउट द एनुअल ऑपरेशनल कॉस्ट ऑफ द री इंजीनियर्ड प्रोडक्ट और सॉफ्टवेयर। इसी तरह से यू नीड टू एस्टिमेट अबाउट द बिजनेस वैल्यू ऑफ दैट री इंजीनियर्ड सॉफ्टवेयर, और फिर इनको जो है इससे आप कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कर सकते हैं। तो जो हाईएस्ट कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस होगा जिस एप्लीकेशन का, डेफिनेटली आपको उसको जो है री इंजीनियर करना होगा, उसके ऊपर आपने रिसोर्सेज इन्वेस्ट करने होंगे, और जिनके लिए वैल्यूज़ जो है वो लोअर हैं उनको आप पोस्टपोन कर सकते हैं, एंड यू मे कंसीडर इट फॉर सम अदर टाइम व्हेन यू हैव एम्पल रिसोर्सेज। और फिर हमने सॉफ्टवेयर रीयूज़ की बात स्टार्ट की, और हमने कहा था कि ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो है एक स्ट्रेटजी है। पहले ये 60s के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया रीयूज़ का कॉन्सेप्ट, और रीयूज़ इसलिए है कि रादर देन कि आप री इन्वेंट द व्हील करें, आप जो पहले से बने हुए आपके कंपोनेंट्स हैं, सॉफ्टवेयर हैं, कुछ भी किसी भी इंडस्ट्री के अंदर डिफरेंट कुछ प्रोडक्ट्स से आर्टिफैक्ट्स हो सकते हैं, तो उनको हम सॉफ्टवेयर की बात करें तो सॉफ्टवेयर जो एप्लीकेशंस हैं या कंपोनेंट्स हैं उनको रीयूज़ करें, और इससे आपका जो है वो डिफरेंट तरह के बेनिफिट्स हैं। जैसे आप ज़्यादा डिपेंडेबिलिटी की तरफ जाएंगे, आप ट्रस्ट करेंगे अपने कि ये जो सॉफ्टवेयर है, ये जो स्पेसिफिक एप्लीकेशन है, इसके अंदर कम एरर्स हैं क्योंकि पहले से टेस्टेड है, तो उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट कम होगी। एनीवेज हमने बात की कि 3 डिफरेंट लेवल्स हैं, मेजर कैटेगरीज या लेवल्स कह सकते हैं, जहाँ पे सॉफ्टवेयर रीयूज़ होता है। वो यूनिट्स क्या हैं, तो यूनिट एक तो ये कि कंप्लीट एप्लीकेशन रीयूज़ हो सकती है, आप पूरा सिस्टम ही जो है वो उसको रीयूज़ करें। सेकंड, कंपोनेंट्स लेवल के ऊपर रीयूज़ हो सकता है। सब सिस्टम्स हैं, वो डिफरेंट सब सिस्टम जो है वो सिमिलर एप्लीकेशन में या डिफरेंट एप्लीकेशन भी हो सकती है, लेकिन विद सेम फंक्शनैलिटी अगर आपको वो है फिट इन हो सकता है, आप उसको रीयूज़ कर सकते हैं। और तीसरा हमने कहा था कि बिल्कुल फंक्शनल लेवल के ऊपर सिंगल फंक्शन के लिए कोई प्रोग्राम है या कोई आपकी क्लास है, उसको भी रीयूज़ किया जा सकता है। और फिर आखिर में हमने उसके कुछ बेनिफिट्स डिस्कस किए कि क्या रीयूज़ के बेनिफिट्स हैं। एक तो ये कि डेवलपमेंट टाइम जो है या टाइम टू मार्केट जो है वो कम हो जाता है, और ऑब्वियसली ये एक बड़ा प्लस पॉइंट है कि अक्सर आपको कॉस्ट से ज़्यादा जो है वो टाइम के अंदर इंटरेस्ट होता है। अपने कंपटीटर्स को जो है वो बीट करना है इन द मार्केट, तो आप पहले उसको लॉन्च करना चाह रहे हैं अपने प्रोडक्ट को, तो ये आपके एक बेनिफिट है। इसी तरह से जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो कम हो जाती है। और फिर हमने कहा कि ऑर्गेनाइजेशन को जो है अपने एक लाइब्रेरी बनानी होती है, एसेट्स जो है वो उसको एक रिपोजिटरी बनानी होती है, और फिर ताकि उसको विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है डिफरेंट एप्लीकेशंस के लिए यूज़ कर सकें। आज हम मज़ीद सॉफ्टवेयर रीयूज़ के ऊपर बात करेंगे।
अब हम बात करते हैं कि क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं रीयूज के साथ। पहले हमने बात की कि क्या पॉसिबल बेनिफिट्स हैं, अब क्या पॉसिबल डिसएडवांटेजेस हैं। तो उसके अंदर देखें, जो पहला हमारे पास प्रॉब्लम है दैट इज इंक्रीज्ड मेंटेनेंस कॉस्ट। व्हाट डज इट मीन? अभी तो हमने थोड़ी देर पहले कहा कि जब हमारे पास रीयूज होगा तो मेंटेनेंस कॉस्ट जो है वो कम हो जाएगी, लेकिन ये उससे कंट्राडिक्टरी है। लेकिन इसकी अपनी जस्टिफिकेशन है, क्योंकि जब हम बात करते हैं रीयूज की तो डिफरेंट कंपोनेंट्स हम रीयूज कर सकते हैं। अगर हमने कंपोनेंट यूज किया है अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो पहले बना है, डेवलप हुआ है, और उसका सोर्स कोड हमारे पास अवेलेबल है, उसको टेस्ट किया है हमने, तो उसके अंदर मेंटेनेंस कॉस्ट कम है। लेकिन सपोज अगर आपने जो सॉफ्टवेयर है, वो कंपोनेंट जो है जिसको रीयूज किया है, वो किसी और ऑर्गेनाइजेशन से लिया है, और उस ऑर्गेनाइजेशन से आपने वो जो कंपोनेंट लिया है उसका सोर्स कोड आपको अवेलेबल नहीं है, तो अब विद द पैसेज ऑफ टाइम जब चेंजेस आएंगी तो उन चेंजेस को अकोमोडेट करने के लिए जो है, अब जो विद द पैसेज ऑफ टाइम जो चेंजेस आएंगी उन चेंजेस को अकोमोडेट करने के लिए आपके पास सोर्स कोड नहीं है, और आप दूसरे जो आपके कंपोनेंट्स हैं आप उनको चेंज करेंगे। आप लिमिटेड जो है आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी है, और जैसे जैसे चेंजेस बढ़ती चली जाएंगी तो आपका सिस्टम जो है उसकी कहना चाहिए कि जो कैपेबिलिटी है या उसको इनकैपेबिलिटी कह लें, वो बढ़ती चली जाएगी, तो सिस्टम के अंदर कन्फ्लिक्ट आना स्टार्ट हो जाएंगे, तो इसलिए जो मेंटेनेंस की कॉस्ट है वो इंक्रीज कर जाएगी। सेकेंड प्रॉब्लम दैट इज लैक ऑफ टूल सपोर्ट। और ये टूल सपोर्ट क्या मतलब हुआ कि जो आप कंपोनेंट जो रीयूज कर रहे हैं वो क्या है, उसके लिए आपके पास कोई डेवलपमेंट सपोर्ट नहीं है आपके पास। आपने जस्ट कंपोनेंट लिया और उस कंपोनेंट को जो है आपने अब सिस्टम में या अपनी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के अंदर यूज करना है, तो अगर उस स्पेसिफिक कंपोनेंट की आपके पास सपोर्ट नहीं है, आपने मीन के हाउ टू इंटीग्रेट दैट कंपोनेंट, ठीक है, आपने उसको कैसे जो है अब इंटीग्रेशन जो है बेसिक जो प्रॉब्लम हो सकता है, अब वो प्रॉब्लम जो है उसको आपको फेस करना पड़ सकता है। और ख़ास तौर पे जब हम एम्बेडेड जो है सॉफ्टवेयर की बात करते हैं, एम्बेडेड सिस्टम इंजीनियरिंग की बात करते हैं, तो वहाँ पे ये प्रॉब्लम हमें ज़्यादा हो सकता है। तो इसीलिए जब आप रीयूज़ कर रहे हैं तो मेक श्योर कि आपके पास ऐसे टूल्स अवेलेबल हैं, आपके पास ऐसी सपोर्ट है इन योर डेवलपमेंट प्रोसेस कि आप उसको प्रॉपरली इंटीग्रेट कर सकें। एक और प्रॉब्लम जो हो सकता है उसको आपने ये टर्म हो सकता है कि पहले भी सुनी हो, नॉट इन्वेंटेड हियर सिंड्रोम। व्हाट डज इट मीन? कि कुछ और ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, इंडिविजुअल्स होते हैं जो कि हमेशा अपनी डेवलपमेंट को प्रेफर करते हैं, जो कि खुद से डेवलप करना उनकी प्रायोरिटी होता है। और उसकी रीज़न क्या होती है? एक उनकी पार्शियल रीज़न ये हो सकती है कि दे आर क्वाइट कॉन्फिडेंट, दे हैव ट्रस्ट इन देमसेल्व्स, और वो समझते हैं कि जब वो खुद प्रोडक्ट बनाएंगे या सॉफ्टवेयर या कंपोनेंट बनाएंगे तो वो ज़्यादा अच्छी प्रोडक्ट होगी, ज़्यादा अच्छा कंपोनेंट होगा। और दूसरा जो है अगेन वही के जो ऊपर हमने इशू डिस्कस किया कि जो आप कंपोनेंट दूसरों से लेंगे, एक तो आप उसके बारे में कॉन्फिडेंट नहीं है कि उसकी क्वालिटी क्या होगी, और फिर मेंटेनेंस के जो है उसमें प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो इस वजह से वो क्या करते हैं, वो नहीं जाते रीयूज की तरफ, वो बल्कि अपनी इन हाउस प्रोडक्शन ही के ऊपर फोकस करते हैं। एक और जो प्रॉब्लम हो सकता है उसको इस तरह से हाईलाइट किया गया है कि क्रिएटिंग, मेंटेनिंग एंड यूजिंग ए कंपोनेंट लाइब्रेरी, कि जब हमने कहा कि आपका जो सॉफ्टवेयर है वो एक वैल्यूएबल आपका एसेट ऑर्गेनाइजेशन का, यू नीड टू बिल्ड अ रिपोजिटरी और इन्वेंटरी, तो वो जो कंपोनेंट लाइब्रेरी बनानी है वो डेफिनेटली सिंपल टास्क या जिसके अंदर ऐसा नहीं है कि कोई कॉस्ट इन्वॉल्व नहीं है, डेफिनेटली कॉस्ट इन्वॉल्वमेंट है, एक्सपेंसिव प्रोसेस है। जब आप अपनी लाइब्रेरी बनाएंगे, जब आप अपने कंपोनेंट बनाएंगे और उनको रीयूज करेंगे, तो फिर एक तो पहला इशू तो ये हो गया कि आपने उस लाइब्रेरी को मेंटेन करना है या बिल्ड करना है, और फिर दूसरा ये कि उस लाइब्रेरी को यूज करना, वो जो कंपोनेंट्स हैं दैट कैन आल्सो बी एक्सपेंसिव। हाउ? कि आपके जो डेवलपर्स हैं, जो आपकी टीम है,
वो उसको इफेक्टिवली यूज़ कर सके, उसमें प्रॉपरली उसको अपने जो रिलेटेड जो आपका ये रिक्वायर्ड जो कंपोनेंट्स हैं उसको सर्च कर सके, आइडेंटिफाई कर सकें और उसको फिर प्रॉपरली इंटीग्रेट कर सकें। तो ये एक पॉसिबल प्रॉब्लम है, डेवलपमेंट इटसेल्फ, लाइब्रेरी की जो क्रिएशन है और फिर उसका यूज़। इसी तरह से एक और प्रॉब्लम, फाइंडिंग, अंडरस्टैंडिंग एंड अडॉप्टिंग रीयूजेबल कंपोनेंट्स। एक तो ये कि आप अपनी लाइब्रेरी हो और उसके इफेक्टिव यूज़ हो, और दूसरा ये है कि आपने कंपोनेंट्स हैं अवेलेबल हैं मार्केट के अंदर, ज़रूरी नहीं है कि आपकी अपनी लाइब्रेरी में हो, आपके अपनी विद इन द ऑर्गेनाइजेशन हो, लेकिन वो अवेलेबल हैं, तो अब उसको कैसे आपने डिस्कवर करना है, तो उसको अंडरस्टैंड करना और फिर उसको प्रॉपरली जो है यूज़ करना, अडेप्ट करना फॉर दैट स्पेसिफिक एप्लीकेशन, ये एक जो है प्रॉब्लमेटिक एरिया हो सकता है। तो आपकी जो डेवलपमेंट टीम है दैट मस्ट बी कॉन्फिडेंट टू आइडेंटिफाई, टू डिस्कवर एंड टू अंडरस्टैंड एंड यूज इट प्रॉपरली। तो ये एक और पॉसिबल क्लास ऑफ प्रॉब्लम्स है जहाँ पे प्रॉब्लम हो सकते हैं इन केस ऑफ रीयूज। अब हम बात करते हैं रीयूज लैंडस्केप की। व्हाट डज इट मीन, कि क्या डिफरेंट हमारे पास एरियाज हैं जहाँ पे सॉफ्टवेयर रीयूज हो रहा है या हो सकता है। तो पहली बात तो ये है कि रीयूज की जो टेक्निक्स हैं वो काफ़ी सारी डेवलप हुई हैं, प्रपोज हुई हैं पिछले 20 सालों में, लॉट ऑफ डेवलपमेंट इन दिस एरिया। और अगेन इतने इसमें मेच्योरिटी आई है कि कंप्लीट सिस्टम जो है वो रीयूज हो सकते हैं इन सम स्पेसिफिक डोमेन, डिफरेंट डोमेन्स के अंदर सिस्टम्स है और वो एज इट इज़ जो है उनको विद लिटिल मॉडिफिकेशन जो है उसको यूज़ किया जा सकता है। तो अब डिफरेंट लेवल्स हैं। पहले तो हमने बात की थी कि वो क्या यूनिट है जिसके ऊपर जो है आप सॉफ्टवेयर रीयूज की बात करते हैं। वो हमने कहा कंप्लीट सिस्टम है, कोई सब सिस्टम है, या कोई स्पेसिफिक क्लास है, या कोई फंक्शन है जो कि कोई एक सिंपल प्रोग्राम कोड या कंपोनेंट है जो कि एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। अब हमारे पास जो डिफरेंट लेवल्स ऑफ रीयूज हैं, कहाँ कहाँ पे ये कॉन्सेप्ट जो है हम इसको अडॉप्ट किए हुए हैं, दैट इज आर्किटेक्चरल पैटर्न्स। पैटर्न्स पे हमने बात की थी बड़ी डिटेल के अंदर, डिज़ाइन के अंदर, और आर्किटेक्चरल पैटर्न्स के अंदर हमने बात की थी कि दैट आर रिलेटेड टू द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द और स्ट्रक्चर ऑफ द सॉफ्टवेयर। तो जो स्टैंडर्ड जो सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर्स है वो हमें रीयूज प्रोवाइड करते हैं कि आप उन आर्किटेक्चर्स को यूज़ करें उसी स्पेसिफिक डोमेन के अंदर अपनी एप्लीकेशन के लिए, अपने सिस्टम के लिए। तो ये एक पॉसिबल यूज़ है या एक पॉसिबल एरिया है रीयूज का। इसी तरह से डिज़ाइन पैटर्न्स, और डिज़ाइन पैटर्न्स क्या होते हैं, जेनेरिक जो एब्स्ट्रैक्शंस होती हैं, डिफरेंट आपके जो डिज़ाइन प्रॉब्लम्स हैं उनकी इम्प्लीमेंटेशन जो है आपने इंडिपेंडेंट ऑफ द एप्लीकेशन आर्ट डोमेन आपने वो बना दिए ऑब्जेक्ट्स, या आपने वो कंपोनेंट्स जो है वो डेवलप कर लिए। तो वो डिफरेंट डिज़ाइन पैटर्न्स जो है वो हम उसको कंपोनेंट कह रहा हूँ या ऑब्जेक्ट कह रहा हूँ, तो इसको अंडरस्टैंड करें कि वो जो एक सोल्यूशन है उसके अंदर वो कंपोनेंट्स या ऑब्जेक्ट इन्वॉल्व है, तो वो भी रीयूज हो सकता है। और फिर इसी तरह से कंपोनेंट बेस्ड डेवलपमेंट है। और कंपोनेंट बेस्ड डेवलपमेंट क्या है कि डिफरेंट सब सिस्टम अवेलेबल हैं, डिफरेंट कंपोनेंट्स अवेलेबल हैं, उनको रीयूज करते हैं, उनकी इंटीग्रेशन करते हैं, और फिर डिफरेंट आपके पास कंपोनेंट मॉडल्स, स्टैंडर्ड्स बने हुए हैं, उन स्टैंडर्ड्स को यूज करते हुए आप क्या कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं। एप्लीकेशन फ्रेमवर्क्स एक और पॉसिबल यूज है ऑफ सॉफ्टवेयर रीयूज स्ट्रेटजी। और इसके अंदर क्या है, आपके पास कलेक्शन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट एंड कंक्रीट क्लासेस हैं, आपने फ्रेमवर्क्स बना दिए, उन फ्रेमवर्क्स को फॉलो करते हुए आप रीयूज करते हैं सॉफ्टवेयर। तो इसको आगे हम डिटेल में भी देखेंगे, ये जो डिफरेंट हम पॉसिबल इसके यूजेज बता रहे हैं या एरियाज बता रहे हैं, इनको आगे हम कुछ को डिटेल में डिस्कस करेंगे, जैसे एप्लीकेशन फ्रेमवर्क पे बात करेंगे। फिर लेगेसी सिस्टम रैपिंग है, और व्हाट डज इट मीन कि आपके पास पुराने जो सिस्टम है, पुरानी जो एप्लीकेशंस हैं, उन्हीं को आप अभी स्टिल आगे लेके चलना जा रहे हैं। तो उनके लिए आप क्या करते हैं, उन्हीं पुरानी एप्लीकेशन या सिस्टम या सॉफ्टवेयर के ऊपर आप नए इंटरफेसेस जो है वो उसको इंटीग्रेट करते हैं, उनकी यूं कह रहे हैं कि रैपिंग करते हैं, और फिर उसको आप रीयूज करते हैं। और फिर इसी तरह से सर्विस ओरिएंटेड सिस्टम एक और एरिया है
और इसके अंदर क्या है कि डिफरेंट आपके पास सर्विसेज अवेलेबल होती हैं, आप उन सर्विसेज को यूज़ करते हैं, या डिफरेंट यूँ कह सकते हैं कि शेयर्ड सर्विसेज को लिंक करते हैं। तो ये सर्विस ओरिएंटेड पैराडाइम है जिसके अंदर सॉफ्टवेयर रीयूज़ है। और फिर इसी तरह से सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट लाइंस हैं, और ये भी बड़ा की एरिया है सॉफ्टवेयर रीयूज़ के अंदर। आपके पास जनरलाइज्ड आर्किटेक्चर होते हैं और उसको फिर आप कस्टमाइज करते हैं फॉर डिफरेंट एप्लीकेशन और डिफरेंट कस्टमर्स, जो उनकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं उसकी बेस के ऊपर। और इसको भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में। और फिर इसी तरह से कॉर्ड्स प्रोडक्ट रीयूज हो सकता है। और कॉर्ड्स क्या होता है? कस्टमर ऑफ द शेल्फ प्रोडक्ट, आपने ये टर्म सुनी होगी। तो इसमें क्या होता है, ऑलरेडी ऑफ द शेल्फ जो आपके पास प्रोडक्ट्स हैं उनको आप कन्फिगर करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं विद एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन सिस्टम्स। इसी तरह से आपके पास ERP सिस्टम्स हैं, और ERP सिस्टम्स क्या होते हैं? जो कि बड़े स्केल के सिस्टम्स होते हैं, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन या इंटरप्राइज के अंदर जो है, इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग इसका एब्रीवेशन है, अगर आपको इससे नहीं है वाकफियत। तो ये सिस्टम्स जो होते हैं जेनेरिक बिजनेस फंक्शनैलिटी और रूल्स को इम्प्लीमेंट किया होता है, और फिर इसको स्पेसिफिक कर सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं फॉर डिफरेंट इंटरप्राइजेस। और इसी तरह से कन्फिगरेबल वर्टिकल एप्लीकेशंस एक और एरिया है, एक और डोमेन है, और इसके अंदर आप जेनेरिक सिस्टम डिज़ाइन करते हैं और फिर उनको कन्फिगर करते हैं या उनके अंदर कुछ मॉडिफिकेशन करते हैं फॉर स्पेसिफिक नीड्स टू एड्रेस डिफरेंट कस्टमर या ऑडियंस। और फिर इसी तरह से प्रोग्राम लाइब्रेरीज होती हैं, और ये तो कॉमन एक रीयूज प्रैक्टिस है। आपके पास क्लास और फंक्शन लाइब्रेरीज होती हैं और आप उनको यूज करते हैं अपने डिफरेंट प्रोग्राम्स या एप्लीकेशन के अंदर। और फिर इसी तरह से मॉडल ड्रिवन इंजीनियरिंग है, और मॉडल ड्रिवन इंजीनियरिंग के अंदर क्या होता है, डिफरेंट आपके पास डोमेन मॉडल्स हैं, उन डिफरेंट डोमेन्स के अंदर जो अपने मॉडल्स हैं उनके थ्रू फिर आप एप्लीकेशन या सिस्टम जो है वो इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। इसी तरह से प्रोग्राम जनरेटर्स हैं, और प्रोग्राम जनरेटर्स क्या करते हैं, स्पेसिफिक डोमेन्स के अंदर आपको स्पेसिफिक वो जो एक रिक्वायरमेंट सेट्स है उसकी बेस के ऊपर सिस्टम डिज़ाइन करते हैं या आप उसे इम्प्लीमेंट करते हैं उसके थ्रू। और इसी तरह से एक और एरिया दैट इज एस्पेक्ट ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, और एस्पेक्ट ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर हम फोकस करते हैं वो जो शेयर्ड कंपोनेंट्स होते हैं, जो डिफरेंट सब सिस्टम्स को कह लें कि रिक्वायर्ड होते हैं, उनको कैसे जो है इम्प्लीमेंट करना है। तो ये भी एक तरह से सॉफ्टवेयर रीयूज की जो है एप्लीकेशन है या एरिया है जिसके अंदर हम डील करते हैं, जिसको स्पेसिफिकली यहाँ पे अगर बात करें तो वो उसको हम कहते हैं एस्पेक्ट्स की बात करते हैं। वो जो सॉफ्टवेयर के जो एट्रीब्यूट्स हैं या वो स्पेसिफिक फीचर्स हैं, दैट आर एस्पेक्ट्स। अब हम बात करते हैं कुछ की फैक्टर्स की जिनको कंसीडर किया जाना चाहिए, दैट आर कंसीडर्ड फॉर द सॉफ्टवेयर रीयूज। द फर्स्ट वन इज डेवलपमेंट स्केड्यूल, और डेवलपमेंट स्केड्यूल के अंदर इफ़ यू हैव शॉर्ट टाइम, आपके पास जो है स्केड्यूल के कंस्ट्रेंट्स हैं, आप डेवलपमेंट नहीं कर सकते, तो आप क्या कर सकते हैं, आप सॉफ्टवेयर रीयूज की तरफ जा सकते हैं। और सॉफ्टवेयर रीयूज के अंदर भी आप कंपोनेंट लेवल के ऊपर इंटरेस्टेड नहीं है, बल्कि आप ऑफ द शेल्फ सिस्टम पे जा सकते हैं और उसको जो है कम टाइम के अंदर रिक्वायर्ड जो चेंजेस हैं उनके साथ आप सिस्टम को डिलीवर कर सकते हैं। तो डेवलपमेंट स्केड्यूल जो है एक की फैक्टर है व्हेन यू डिसाइड अबाउट सॉफ्टवेयर रीयूज। और इसके अंदर कंपोनेंट्स जो है आमतौर पे यूज हो सकते हैं, लेकिन कंपोनेंट से ज़्यादा हम सिस्टम जो लेवल के ऊपर रीयूज है उसमें इंटरेस्टेड है। और सेकेंड इसके अंदर जो की फैक्टर है दैट इज एक्सपेक्टेड सॉफ्टवेयर लाइफ टाइम, और लाइफ टाइम जो है सॉफ्टवेयर का दैट इज क्वाइट इम्पॉर्टेंट फैक्टर। इसको हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था जब हमने सॉफ्टवेयर री इंजीनियरिंग की बात की कि कितने टाइम के लिए ये सॉफ्टवेयर अभी रहेगा यूज में। तो उसको देखते हुए हम डिसाइड करते हैं कि हमें अपनी एफर्ट, एनर्जीज, रिसोर्सेज इस पे लगाने चाहिए इसकी री इंजीनियरिंग पे या नहीं। तो इसी तरह से यहाँ पे भी वही डिस्कशन है कि अगर आपको लॉन्ग टाइम जो है सॉफ्टवेयर चाहिए
लॉन्ग रन में उसको आप देख रहे हैं, उसका लाइफ टाइम जो है वो ज़्यादा है, तो फिर क्या ज़्यादा अच्छी स्ट्रेटजी होगी कि आप अपनी इन हाउस डेवलपमेंट करें रादर देन के कंपोनेंट जो है वो रीयूज़ करें। जो पीछे हमने डिस्कस किया कि एक प्रॉब्लम हो सकता है कि आपके पास अगर सोर्स कोड अवेलेबल नहीं है तो मेंटेनेंस कॉस्ट उसकी बढ़ जाएगी, तो लॉन्ग रन में आपके लिए अच्छा नहीं है। तो अगर लॉन्ग टर्म में आपको सॉफ्टवेयर चाहिए तो आप इन हाउस डेवलपमेंट करें रादर देन रीयूज, अगर उस केस में स्पेसिफिकली जब आपके पास सोर्स कोड नहीं है। और अगर वो शॉर्ट टर्म में चाहिए तो फिर कंपोनेंट जो है रीयूज करने में कोई हर्ज नहीं है। एक और जो की फैक्टर है दैट इज बैकग्राउंड स्किल्स एंड एक्सपीरियंस ऑफ डेवलपमेंट टीम, क्वाइट इम्पॉर्टेंट कि ये सिर्फ जरूरी नहीं है कि आपके पास आई मीन कि इफ यू हैव गुड रिसोर्सेज या एसिड्स जो कंपोनेंट्स हैं जिनको रीयूज किया जा सकता है, तो ये एक या आधा पार्ट है। दूसरा जो पार्ट है स्टोरी का दैट इज द डेवलपमेंट टीम, क्या उसके जो बैकग्राउंड है, जो उसकी अंडरस्टैंडिंग या उसकी जो स्किल्स हैं, ये कॉम्प्लिकेटेड जो है मैकेनिज्म है सॉफ्टवेयर रीयूज, तो इसको अगर इफेक्टिवली यूज करना है तो उसके लिए आपके पास एक्सपीरियंस्ड टीम होनी चाहिए, स्किल जो है उनके अच्छे होने चाहिए, तभी वो जो है उसको इफेक्टिवली यूज कर सकते हैं। और एक और की फैक्टर इज क्रिटिकलिटी ऑफ सॉफ्टवेयर एंड इट्स नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। वो जो सॉफ्टवेयर है वो कितना इम्पोर्टेंट है आपके बिजनेस के लिए, उसकी क्रिटिकलिटी क्या है, और अगर उसके अंदर जो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट जैसे परफॉर्मेंस की रिक्वायरमेंट है लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट है उस बिजनेस के कॉन्टेक्स्ट में, तो जैसे बैंकिंग सिस्टम की हम एग्जांपल ले लें, तो बैंकिंग सिस्टम के अंदर जो ट्रांजैक्शन है, कोई ऑनलाइन आप सिस्टम बना रहे हैं, तो वो वहाँ पे टाइम बहुत ज़्यादा, परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो अब इस तरह की जो डेवलपमेंट है उसके लिए रादर देन कि आप पहले से जो बने हुए सॉफ्टवेयर जो कंपोनेंट्स हैं उसको रीयूज करें, यू शुड गो फॉर द इन हाउस डेवलपमेंट और ज़्यादा फोकस्ड होके, ज़्यादा जो है ज़्यादा केयरफुल होते हुए आप डेवलपमेंट जाएं और उन वो जो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं उनको प्रॉपरली जो है एड्रेस करें या इम्प्लीमेंट करें। इसी तरह से एक और की फैक्टर है दैट इज एप्लीकेशन डोमेन। व्हाट डज इट मीन कि किस एरिया के अंदर आप जो है सॉफ्टवेयर यूज़ की बात करने जा रहे हैं या एप्लीकेशन या सिस्टम डेवलपमेंट कर रहे हैं। अक्सर जो डोमेन्स हैं उसके अंदर आपके पास पहले से वेल डिफाइंड जो है वो सिस्टम अवेलेबल हैं या कंपोनेंट्स अवेलेबल हैं, उनको आप रीयूज़ कर सकते हैं। जैसे लेट्स से कि हेल्थ केयर इंफॉर्मेशन सिस्टम या हेल्थ केयर का सिस्टम है, उसके जेनेरिक जो है आपको अगर सिस्टम अवेलेबल है उनको आप इजीली रीयूज़ कर सकते हैं। एक और जो की फैक्टर है दैट इज सिस्टम प्लेटफॉर्म। सिस्टम प्लेटफॉर्म से क्या मुराद है कि जो आपका जहाँ पे अपने जो एप्लीकेशन या सिस्टम जहाँ पे रन होना है, जैसे अगर सपोज के माइक्रोसॉफ्ट का प्लेटफॉर्म है, माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर जो है अपने सिस्टम को जो है वो डिप्लॉय करने, तो अब जैसे Microsoft.NET फ्रेमवर्क है तो वो स्पेसिफिक है माइक्रोसॉफ्ट के लिए, उसको आप किसी और जो प्लेटफॉर्म है लिनक्स वगैरह उसके ऊपर यूज़ नहीं कर सकते। तो इस तरह की ये डिफरेंट जो कंसिडरेशंस है इनको आपने देखना होगा, और ये सारे की फैक्टर्स जो हैं ये आपको हेल्प आउट करते हैं कि आइदर यू शुड गो फॉर रीयूज और नॉट। अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन फ्रेमवर्क्स की डिटेल के अंदर कि जब हम सॉफ्टवेयर रीयूज़ करते हैं फ्रेमवर्क्स के थ्रू, जब हम सॉफ्टवेयर रीयूज़ की बात करते हैं, जब फ्रेमवर्क्स को हम फॉलो करते हैं, तो एप्लीकेशन फ्रेमवर्क की हमें ज़रूरत क्यों पेश आई। पहली बात तो ये है, जब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम को अगर इसके साथ कंपेयर करें तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम जो है वो उसका जो एक मेजर एडवांटेज जो कहा गया, जिसको डिस्कस किया गया और जिस पे बहुत ज़्यादा फोकस रहा, इसलिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हमने अप्रोच को फॉलो किया, दैट वाज आल्सो रीयूज। लेकिन जब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम के अंदर रीयूज को देखते हैं दैट इज एट ऑब्जेक्ट लेवल, जो कि अगेन बहुत स्मॉल लेवल है, बहुत माइक्रो लेवल के ऊपर है, और उसके अंदर जो है इतने छोटे लेवल के ऊपर रीयूज जो है वो इतना इफेक्टिव नहीं होता, और आप आम तौर पे क्या करते हैं री इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाते हैं। तो इसीलिए
जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड रीयूज है वो बहुत हम वी मे से दैट इट इज़ लिमिटेड, तो उसको अब ओवरकम करने के लिए या उससे बेहतर अप्रोच लाने के लिए वो क्या किया, हमने फ्रेमवर्क का जो है एप्लीकेशन फ्रेमवर्क का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया। और फ्रेमवर्क बेसिकली क्या होता है, अगर आप इसको इन जनरल मीनिंग के अंदर देखें तो नॉर्मली फ्रेमवर्क इज काइंड ऑफ जेनेरिक स्ट्रक्चर। और अब जब अगर हम सॉफ्टवेयर के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो जो फ्रेमवर्क होगा उसके अंदर पॉसिबली जो क्लासेस होंगी, जो ऑब्जेक्ट्स होंगे, जो कंपोनेंट्स होंगे उसको हम बताएंगे, और इसी तरह से उनके दरमियान में कैसे कोलैबोरेशन हो रही है इसको बताएंगे। तो ये अगर इस तरह का स्ट्रक्चर एक जेनेरिक बना दिया जाए किसी स्पेसिफिक डोमेन के लिए और एप्लीकेशन के लिए, दैट इज कॉल्ड फ्रेमवर्क। और अगेन इसके अंदर जो फ्रेमवर्क आपको क्या सपोर्ट प्रोवाइड करता है, दैट इज जेनेरिक फीचर्स के, वो जेनेरिक फीचर्स आपको देता है और फिर उसको आप कुछ कस्टमाइज कर सकते हैं, कुछ अपनी जो आपकी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स है उसको आप ऐड कर सकते हैं। अब एग्जांपल लें कि जैसे यूज़र इंटरफेस फ्रेमवर्क क्या है, तो यूज़र इंटरफेस अगर फ्रेमवर्क होगा तो उसके अंदर क्या होगा, इंटरफेस रिलेटेड जो इवेंट हैंडलिंग है वो होगी, और प्लस उसके अंदर आपके पास कुछ सेट ऑफ विजेट्स होगा, गैजेट्स कह लें उसको, जो कि आपके ओवरऑल डिस्प्ले के अंदर कंट्रीब्यूट कर रहे होंगे। तो अब जैसे मैंने पहले बात की मेन्यूज़ की बात की, तो यूज़र इंटरफेस के अंदर मेन्यूज़ किस तरह के होंगे, और उसके लिए आप जो है कोई फ्रेमवर्क प्रपोज कर सकते हैं। और फिर अगेन के जेनेरिक फंक्शनैलिटी के साथ साथ आप कुछ अपनी स्पेसिफिक फंक्शनैलिटी को ऐड कर सकते हैं और इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट जो कंसिडरेशन है एप्लीकेशन फ्रेमवर्क के अंदर वो ये है कि जो एप्लीकेशन फ्रेमवर्क होते हैं वो लैंग्वेज स्पेसिफिक होते हैं, लैंग्वेज इंडिपेंडेंट नहीं होते। तो अब जावा लैंग्वेज को सामने रखते हुए जावा की जो एनवायरनमेंट है उसके लिए एप्लीकेशन फ्रेमवर्क प्रपोज किया गया, तो वो ज़्यादा इफेक्टिवली या ज़्यादा ईजिली और एफिशिएंटली जो है वो इम्प्लीमेंट होगा जावा लैंग्वेज के लिए, रादर देन कि हम उसको किसी और लैंग्वेज के लिए इम्प्लीमेंट करें। तो प्रोग्राम जो लैंग्वेज स्पेसिफिक फ्रेमवर्क होंगे। और फिर इसी तरह से क्वाइट पॉसिबल है कि आप किसी एक फ्रेमवर्क के अंदर कुछ किसी और फ्रेमवर्क को भी इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं। जैसे आपने किसी स्पेसिफिक डोमेन के लिए फ्रेमवर्क बनाया और उस फ्रेमवर्क के अंदर जो इंटरफेस है, इंटरफेस को फिर अलग कोई और फ्रेमवर्क जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है, तो क्वाइट पॉसिबल कि आपका फ्रेमवर्क जो है वो सेट ऑफ फ्रेमवर्क्स हो। अब जो फ्रेमवर्क हैं उनकी 3 डिफरेंट क्लासेस जो है वो उसमें उसको डिस्क्राइब किया जा सकता है या उसको कैटेगराइज कह लेंगे किया जा सकता है। पहली क्लास क्या है, दैट इज सिस्टम इंफ्रास्ट्रक्चर फ्रेमवर्क्स। व्हाट डज इट मीन कि जो आपको ओवरऑल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है सिस्टम का वो उसके बारे में आपको गाइडेंस देते हैं। और वो क्या हो सकता है, व्हाट आर द यूजर इंटरफेसेस, व्हाट आर द कम्युनिकेशंस, क्या कंपाइलर्स हैं, ये सारे डिफरेंट जो है वो उसके इंफ्रास्ट्रक्चर ब्लॉक्स हैं। तो इस तरह के फ्रेमवर्क्स पॉसिबल हैं। दूसरी जो क्लास है दैट इज मिडलवेयर इंटीग्रेशन फ्रेमवर्क्स। और मिडलवेयर इंटीग्रेशन फ्रेमवर्क्स क्या करते हैं, इट प्रोवाइड ए सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स एंड एसोसिएटेड ऑब्जेक्ट क्लास। और फिर ये आपको सपोर्ट करते हैं, ये आप मिडलवेयर है ना, तो ये आपको सपोर्ट करता है कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन एक्सचेंज। और इसकी एग्जांपल क्या हो सकती है, जैसे Microsoft.NET फ्रेमवर्क है, या जैसे आपके पास इंटरप्राइज जावा बीन्स है, तो ये आपके पास मिडलवेयर फ्रेमवर्क्स हैं। जो तीसरी टाइप है दैट इज इंटरप्राइज एप्लीकेशन फ्रेमवर्क्स। और ये क्या होते हैं, स्पेसिफिक जो है स्पेसिफिक टू द डोमेन होते हैं, डोमेन स्पेसिफिक एप्लीकेशन फ्रेमवर्क्स होते हैं। जैसे टेलीकम्युनिकेशन की डोमेन के अंदर आपके पास कोई फ्रेमवर्क हो, कोई फाइनेंशियल सिस्टम के लिए जो है आपके पास स्पेसिफिक फ्रेमवर्क हो, तो अगेन ये क्या करते हैं, ये हमें सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं फॉर द डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट एंड यूजर एप्लीकेशंस। और एक और इन क्लासेस से हटके एक और रिसेंट टाइम के अंदर एक और जो इनकी कैटेगरी अभी इमर्ज हुई है दैट इज वेब एप्लीकेशन फ्रेमवर्क्स। और वेब एप्लीकेशन भी जो है ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्लास है, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा हमारी वेब एप्लीकेशंस हैं।
बहुत ज़्यादा हम वेब ओरिएंटेड हैं, और इसके अंदर क्या है, ये आपको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं टू डेवलप डायनामिक वेबसाइट्स। और जो नॉर्मली ये पैटर्न फॉलो करते हैं, इस पैटर्न को हमने पहले डिस्कस किया है जब हमने जब हमने वेब एप्लीकेशन डिज़ाइन की बात की थी। MVC भी कहते हैं इसे, और मॉडल व्यू कंट्रोल पैटर्न भी कहते हैं। तो इस तरह के जो फ्रेमवर्क हैं ये इस पैटर्न को मेनली फॉलो करते हैं। और वैसे एक फ्रेमवर्क जो होता है उसके अंदर मल्टीपल पैटर्न्स जो है वो फॉलो हो रहे होते हैं। और इनके अंदर जो की जो फीचर्स हैं जो वेब एप्लीकेशन फ्रेमवर्क्स हैं वो सिक्योरिटी है। सिक्योरिटी की जो फैक्टर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से डायनामिक वेब पेजेस और डेटाबेस सपोर्ट, सेशन मैनेजमेंट और यूज़र इंटरेक्शन। तो ये की फीचर सेट है जो कि वेब एप्लीकेशन फ्रेमवर्क को सपोर्ट करना चाहिए। अदरवाइज तो आप खुद इससे जज कर सकते हैं कि अगर ये बेसिक फीचर जो कि वेब एप्लीकेशन से रिलेटेड है वो नहीं होंगे तो वो फ्रेमवर्क तो फिर कोई इफेक्टिव नहीं होगा। अब हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट लाइंस की। और सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट लाइन जो है ये मोस्ट कॉमन जो है या मोस्ट इफेक्टिव अप्रोच है सॉफ्टवेयर रीयूज की। आज के कॉन्टेक्स्ट के अंदर बहुत ज़्यादा जो है ऑर्गेनाइजेशंस सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट लाइंस या इसको SPL भी कहते हैं, इसको फॉलो करती हैं। और SPL क्या है? SP is basically a set of applications with a common architecture and shared components। आपका कोई कॉमन आर्किटेक्चर है, शेयर्ड कंपोनेंट्स है, उनको यूज करते हुए आप डिफरेंट एप्लीकेशंस बनाते हैं। और अगेन जो डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं उनमें हर एप्लीकेशन जो है वो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स को टारगेट कर रही है। आपकी कुछ डिफरेंट जो है, या यूं कैसे कि वो हर एप्लीकेशन जो है वो एक कस्टमाइज्ड वर्जन है उस जनरल एप्लीकेशन का। और अगेन जो कोर सिस्टम होता है वो इस तरह से इसका डिज़ाइन किया जाता है कि जिसके अंदर आप कॉन्फ़िगरेशन कर सकें, आप मॉडिफिकेशन कर सकें। और जो इसका एक और जो बेनिफिट है, जो पॉसिबल इसका एडवांटेज है, दैट इज यू मे यूज द एप्लीकेशन एक्सपीरियंस फ्रॉम वन सिस्टम टू अदर सिस्टम। क्योंकि जो बेस एप्लीकेशन है वो एक है और एक ही आर्किटेक्चर है कॉमन, उसकी बेस के ऊपर डिफरेंट एप्लीकेशंस जो हैं वो आपको अवेलेबल हैं विद लिटिल मॉडिफिकेशंस। तो इसीलिए जब आप एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे मूव करते हैं, या इसको इस कॉन्टेक्स्ट में देखें कि आपकी एक जो डेवलपमेंट टीम है या डेवलपर जो है वो एक एप्लीकेशन से दूसरी एप्लीकेशन पे मूव करता है, तो उसको अंडरस्टैंड करने में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता क्योंकि वो कॉमन जो फीचर सेट है वो एक ही है। और फिर इसी तरह से ये आपको हेल्प आउट करते हैं, डेवलपमेंट टाइम को रिड्यूस करते हैं। अब हम बात करते हैं कि SPL कैसे जो है ये मर्ज होता है। जो ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपकी कुछ एग्जिस्टिंग एप्लीकेशंस होती हैं, उन एग्जिस्टिंग एप्लीकेशंस के अंदर क्या होता है, चेंजेस आती हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम। जब ये चेंजेस आप अकोमोडेट करते हैं, उसको अपडेट करते चले जाते हैं, तो एक स्टेज ये आती है, जब हमने इसको पहले भी डिस्कस किया है, कि कम्प्लेक्सिटी बढ़ती चली जाती है, मेंटेनेंस उसकी मुश्किल होती चली जाती है। तो क्वाइट पॉसिबल कि विद द पैसेज ऑफ टाइम जो चेंजेस जो हैं वो आपकी एप्लीकेशन स्ट्रक्चर को बहुत डिस्टर्ब कर दें और आपकी एप्लीकेशन जो है वो इनस्टेबल हो जाए। तो फिर आप क्या करें फिर? तो कंसिक्वेंटली आप क्या करते हैं, आप एक जेनेरिक प्रोडक्ट लाइन की तरफ जाते हैं। आप डिज़ाइन करते हैं कि कैसे, अगेन इसके अंदर भी वो कॉन्सेप्ट आ जाता है सॉफ्टवेयर री इंजीनियरिंग का, कि आप रीडेवलपमेंट करते हैं। जब आप देखते हैं कि अच्छा अब आपने लॉन्ग टर्म में आपको ये बिजनेस, आपकी इसकी वैल्यू भी है और लॉन्ग टर्म में आप इसको इस एप्लीकेशन को भी देख रहे हैं, तो फिर आप उसकी रीडेवलपमेंट करते हैं। तो रीडेवलपमेंट के अंदर अब ये हो सकता है कि आप ये कॉन्सेप्ट यूज़ करें या ये स्ट्रैटेजी यूज़ करें सॉफ्टवेयर रीयूज़ की, और उसको इस तरह से डिज़ाइन करें कि वो एक जेनेरिक एप्लीकेशन हो, एक जेनेरिक सिस्टम हो, एक जेनेरिक आर्किटेक्चर हो। और उसके अंदर क्या होना चाहिए, यू नीड टू आइडेंटिफाई द कॉमन फंक्शनैलिटीज़, उसको आप इम्प्लीमेंट करते हैं जो कॉमन सेट है। और फिर उसके बाद बेस एप्लीकेशन जो है आपके इंटेंशनली आपका जो फोकस होता है दैट इज टू सिंप्लीफाई दैट स्ट्रक्चर। क्यों? इसलिए सिंप्लीफाई करते हैं कि ताकि आप उसको रीयूज कर सकें, आप उसको इजीली कस्टमाइज कर सकें। और फिर
एप्लीकेशन फ्रेमवर्क जो हमने पहले डिस्कस किया थोड़ी देर पहले, और ये जो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट लाइन है, ये एक ही तरह के हमें कॉन्सेप्ट लग रहे हैं। और उसमें भी हमने बात की कि डिफरेंट एप्लीकेशन डोमेन के अंदर हमारे पास एक कॉमन सेट होता है, उस कॉमन फंक्शनैलिटीज होती हैं, उसको हम जो है एक फ्रेमवर्क बनाते हैं, एक आर्किटेक्चर बनाते हैं और उसको यूज करते हैं। तो एसपीएल में भी हम उसी तरह की बात कर रहे हैं। तो कुछ कॉमनैलिटीज हैं इन दोनों में, एप्लीकेशन फ्रेमवर्क में और सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट लाइन में, लेकिन स्टिल ये एक दूसरे से डिफर भी करते हैं। तो अब हम की डिफरेंसेस की बात करते हैं कि क्या इनके अंदर मेजर डिफरेंसेस हैं। तो पहला देखें कि जो डिफरेंस है दैट इज कि एप्लीकेशन फ्रेमवर्क जो है वो नॉर्मली रिलाई करते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच के ऊपर। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच को यूज करते हुए हम डिफरेंट एप्लीकेशन फ्रेमवर्क डिजाइन करते हैं या डेवलप करते हैं, जिसके अंदर हम जो डिफरेंट क्लासेस होती हैं उनका क्या रिलेशनशिप है और कैसे उनकी कम्युनिकेशन है। तो ये सारी चीजें फ्रेमवर्क के अंदर होती हैं। जबकि सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट लाइन के अंदर ये जरूरी नहीं है कि आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच को फॉलो करते हुए आप सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट लाइन जो है वो डेवलप करेंगे। क्वाइट पॉसिबल कि आप किसी और स्ट्रक्चर्ड अप्रोच को यूज करते हुए आप एप्लीकेशन को जो आर्किटेक्चर है, जो एसपीएल का जो है, उसको आप डेवलप करें। और फिर इसी तरह से जो सेकंड की डिफरेंस है दैट इज एप्लीकेशन फ्रेमवर्क्स आर फोकस्ड ऑन प्रोवाइडिंग टेक्निकल डिटेल्स रादर देन डोमेन स्पेसिफिक सपोर्ट। उसके अंदर सिर्फ टेक्निकल डिटेल्स होती हैं फ्रेमवर्क्स के अंदर, उसके अंदर डोमेन स्पेसिफिक सपोर्ट नहीं होती है। उसके अंदर इन जनरल जो आपका जो बिजनेस प्रोसेस है उसके वाले से बात नहीं होती है। लेकिन एसपीएल के केस में ऐसा नहीं होता। जो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट लाइन होती है उसके अंदर आप वो बिजनेस को तो पहले आप जो है माइंड में रखते हैं। आपको पता है कि अच्छा जी आपका इस तरह का बिजनेस है, इस तरह की आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं, तो आपका एक की जो सेट है फंक्शनैलिटीज हैं वो क्या है और फिर उसमें क्या चेंजेस हो सकती हैं। तो बिजनेस प्रोसेस जो है या बिजनेस का एस्पेक्ट जो है वो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट लाइन में जरूर होता है। इसी तरह से एक और डिफरेंस है और वो ये है कि जो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट लाइन जो होते हैं वो अक्सर क्या होता है, कंट्रोल एप्लीकेशंस जो होती हैं फॉर डिफरेंट इक्विपमेंट्स उसके लिए यूज होती हैं। कि जैसे आपका कोई प्रिंटर सीरीज है, आप प्रिंटिंग की डोमेन के अंदर आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो यूं कहना चाहिए कि हार्डवेयर से आप डील कर रहे हैं। तो हार्डवेयर के लिए आपकी एक वो हार्डवेयर के लिए प्रिंटर के लिए क्या सॉफ्टवेयर चाहिए। अब डिफरेंट आपके पास प्रिंटर मॉडल्स हैं तो उसका जो ड्राइवर है, जो उसकी जो एप्लीकेशन है या और कोई यूटिलिटी उसका सॉफ्टवेयर है, तो वो क्या है, उसका एक कॉमन सेट है और डिफरेंट मॉडल्स के साथ कुछ थोड़ी बहुत चेंजेस हो सकती हैं। तो ये एसपीएल का केस है। लेकिन जब हम एप्लीकेशन फ्रेमवर्क की बात करते हैं तो वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। तो जो फ्रेमवर्क्स होते हैं वो नॉर्मली सॉफ्टवेयर ओरिएंटेड होते हैं, वहाँ पे हार्डवेयर की बात नहीं हो रही होती। तो ये भी एक की डिफरेंस है बिटवीन एप्लीकेशन फ्रेमवर्क्स एंड सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट लाइंस। एक और की डिफरेंस जो है एसपीएल जो नॉर्मली क्या होते हैं दैट आर फॉर फैमिली ऑफ रिलेटेड एप्लीकेशंस और ओन बाय द सेम ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन जो एप्लीकेशन फ्रेमवर्क्स होते हैं उसके केस में ऐसा नहीं होता। सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट लाइन के अंदर जैसे अभी मैंने आपको प्रिंटर की एग्जांपल दी, अब उसके अंदर प्रिंटर से रिलेटेड जो एप्लीकेशंस हैं वो एक फैमिली है और वो एक ही ऑर्गेनाइजेशन उसको ऑन कर रही है और वो उसके डिफरेंट जो है वेरिएशंस या उसके एप्लीकेशंस उससे बनाती है। जबकि एप्लीकेशन फ्रेमवर्क्स जो होते हैं वो नॉर्मली ओपन होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन स्पेसिफिक नहीं होते और डिफरेंट जो लोग हैं, डिफरेंट जो भी इंटरेस्टेड स्टेक होल्डर्स या पार्टीज हैं वो उसको यूज कर सकते हैं। हाँ, ये कोई कंपल्शन नहीं है कि वो कोई ऑर्गेनाइजेशन बना नहीं सकती। किसी ऑर्गेनाइजेशन का अपना फ्रेमवर्क भी क्वाइट पॉसिबल के हो, लेकिन नॉर्मली एसपीएल में और इसमें ये भी एक डिफरेंस है। अब हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट लाइन के अंदर डिफरेंट टाइप की स्पेशलाइजेशन हो सकती हैं और वो क्या डिफरेंट कैटेगरीज है उसको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन प्लेटफॉर्म स्पेशलाइजेशन
और प्लेटफॉर्म स्पेशलाइजेशन से क्या मुराद है कि आपका वो स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म क्या है। जैसे सपोज आप एप्लीकेशन बना रहे हैं, आप सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट लाइन आपने जो डेवलप की है दैट इज फॉर विंडो एनवायरनमेंट और विंडो प्लेटफॉर्म्स। तो कुछ हो सकता है कि सेट ऑफ एप्लीकेशन वो विंडोज के ऊपर ही रन होंगी। क्वाइट पॉसिबल कि कुछ और जो ऑर्गेनाइजेशन है या वही ऑर्गेनाइजेशन एक उसका सेट ऑफ एप्लीकेशन होगा जो कि यूनिक्स के ऊपर जो है वो उस तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर, उस तरह के प्लेटफॉर्म के ऊपर एप्लीकेबल होगा या इम्प्लीमेंट होगा या रन होगा। और फिर इसी तरह से एक और जो कैटेगरी है जो स्पेशलाइजेशन है दैट इज इन्वायरमेंट स्पेशलाइजेशन। इन्वायरमेंट स्पेशलाइजेशन की जब हम बात करते हैं तो ये थोड़ा सा और ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में प्लेटफॉर्म से हट के है, वो स्पेसिफिक हार्डवेयर से हट के है। तो जिस इन्वायरमेंट के अंदर आपका सिस्टम जो है जिसने प्रोडक्ट लाइन को जो है वो इम्प्लीमेंट करना है, फॉलो करना है, जो यहाँ पे जहाँ पे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं वो क्या है। तो डिफरेंट इन्वायरमेंट्स की अपनी जो है रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं और उन रिक्वायरमेंट्स को सामने रखते हुए आप सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट लाइन अपनी डेवलप करते हैं। इसकी एग्जांपल मैं आपको इस तरह से दे सकता हूं कि जैसे एक स्पेसिफिक इन्वायरमेंट के अंदर डिफरेंट तरह के इक्विपमेंट्स या हार्डवेयर यूज होंगे और सेम उसी तरह की एप्लीकेशन एक और इन्वायरमेंट के अंदर कुछ और डिफरेंट इक्विपमेंट के साथ जो है वो एप्लीकेबल हो सकती है या वहां पे डिप्लॉय हो सकती है। इसी तरह से एक तीसरी टाइप जो है स्पेशलाइजेशन की दैट इज फंक्शनल स्पेशलाइजेशन। आप फंक्शन के ऊपर फोकस कर रहे हैं, डिफरेंट जो फंक्शनैलिटीज हैं उनमें डिफरेंस हो सकता है और उस डिफरेंस के बेस के ऊपर जो है आप वेरिएशन लेके आते हैं एप्लीकेशंस के अंदर। और फिर इसी तरह से प्रोसेस स्पेशलाइजेशन है। प्रोसेस स्पेशलाइजेशन क्या हो सकता है कि आपका जो बिजनेस प्रोसेस है वो डिफरेंट हो सकता है और उन डिफरेंट बिजनेस प्रोसेसेस को आप फोकस करते हैं अपनी एसपीएल के अंदर। और ये कैसे हो सकता है कि जैसे एक ऑर्डर प्रोसेसिंग सिस्टम है, किसी एक ऑर्गेनाइजेशन का वो सेंट्रल हो सकता है, किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन का डिस्ट्रीब्यूटेड हो सकता है। तो ये इस तरह के डिफरेंसेस को आप वो टारगेट करते हैं और उसके अंदर फिर स्पेशलाइजेशन होती है। इसी तरह से एक और इसके अंदर जो डिस्कशन है दैट इज कि जो आपका आर्किटेक्चर होता है सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट लाइन का वो क्या करता है, वो जर्नल और एप्लीकेशन स्पेसिफिक आर्किटेक्चर स्टाइल और पैटर्न जो है उसको रिफ्लेक्ट करता है। और फिर जो भी आपकी डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स हैं, जैसे भी हमने ऊपर प्लेटफॉर्म रिलेटेड हो सकती हैं, इन्वायरमेंट रिलेटेड हो सकती हैं, फंक्शन रिलेटेड हो सकती हैं और प्रोसेस रिलेटेड हो सकती हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली फिर आप उसके अंदर मॉडिफिकेशन करते हैं या यूं कहना चाहिए कि डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं और उसको आप जो है यूज करते हैं। अब इस स्लाइड के अंदर एक एग्जांपल देखते हैं सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट लाइन के कॉन्टेक्स्ट के अंदर कि आपके पास अगर एक रिसोर्स एलोकेशन सिस्टम है। रिसोर्स एलोकेशन सिस्टम जो है वो कोई भी किसी भी तरह के रिसोर्सेज की एलोकेशन करनी है तो उसके लिए आर्किटेक्चर क्या हो सकता है। इस स्लाइड के ऊपर देखें तो 4 डिफरेंट हमारे पास लेयर्स हैं। द फर्स्ट वन इज इंटरैक्शन वेयर वी आर डिस्कसिंग अबाउट द यूजर इंटरफेस। हम उसमें यूजर इंटरफेस से रिलेटेड जो हमारी कहानी है वो इस लेयर के ऊपर है। इसी तरह से जो दूसरी लेयर है दैट इज इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट। उसके अंदर देखें यूजर ऑथेंटिकेशन, रिसोर्स डिलीवरी और फिर क्यूरी मैनेजमेंट। इस तरह के जो है टास्क हो सकते हैं, इस तरह के फंक्शंस हो सकते हैं। और तीसरी लेयर है वो है रिसोर्स मैनेजमेंट। और रिसोर्स मैनेजमेंट में क्या होगा, रिसोर्स ट्रैकिंग होगी, रिसोर्स पॉलिसी कंट्रोल होगा, रिसोर्स एलोकेशन होगी। और जो चौथी लेयर है दैट इज डेटाबेस मैनेजमेंट। यहाँ पे ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट और रिसोर्स डेटाबेस हो रहा है कि जो भी डेटाबेस से रिलेटेड जो मैनेजमेंट है वो कैसे होगी। तो ये डिफरेंट लेयर्स हैं या यूं कहना चाहिए कि रिसोर्स एलोकेशन सिस्टम का एक इन जनरल आर्किटेक्चर है। अब हम बात करते हैं इससे आगे। अब यहाँ पे देखें इस स्लाइड में हमने डिस्कस किया है कि व्हीकल डिस्पैचर सिस्टम है, वही व्हीकल भी एक तरह का रिसोर्स है। अब इसको जो है किसी भी तरह की इमरजेंसी के अंदर आपने
ये रिसोर्स मैनेजमेंट ही है। रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर यहाँ पे व्हीकल आपका इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, उसको आपने अगर डिप्यूट करना है और उसको डिस्पैच करना है तो अब उसके अंदर देखें फर्दर किस तरह से उसको हमने कहना चाहिए कि और ज़्यादा एलेबोरेट कर दिया है। जो पहली लेयर है दैट इज़ अगेन के यूज़र इंटरफेस लेयर है, अब वहाँ पे ऑपरेटर इंटरफेस है और कॉमन सिस्टम इंटरफेस है। अब कॉमन सिस्टम इंटरफेस जो है सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट लाइन के अंदर ये वो इंटरफेस है या वो फीचर सेट है जो कि कॉमन होगा, और ऑपरेटर इंटरफेस जो है वो चेंज हो सकता है। अब अगर सपोज के आपका पुलिस का सिस्टम है, पुलिस के अंदर जो है अगर उन्होंने किसी इवेंट कोई इमरजेंसी है कोई उसको टैकल करना है तो वहाँ पे किस तरह के इंटरफेस चाहिए, और अगर लेट्स से कि फायर ब्रिगेड है उनका सिस्टम है, उन्होंने किसी इमरजेंसी में जो उनका ऑपरेटर कैसे काम करेगा तो उसका इंटरफेस चेंज हो सकता है। लेकिन स्टिल जो कॉमन सिस्टम इंटरफेस है कुछ फीचर्स जो हैं वो एज इट इज़ रहेंगे दोनों तरह के एप्लीकेशंस के अंदर। और फिर इसी तरह से जो दूसरी लेयर है जो इनपुट आउटपुट के हवाले से है उसमें देखें कि ऑपरेटर ऑथेंटिकेशन अगेन मैप एंड राउट प्लानर, रिपोर्ट जनरेटर, क्यूरी मैनेजर, तो ये एक तरह के कॉमन टास्क हैं। कोई भी रिसोर्स एलोकेशन होगी उसके अंदर ये व्हीकल डिस्पैचर की बात करें हम स्पेसिफिक, तो अब इसके अंदर दोनों तरह की जो एप्लीकेशंस होंगी चाहे वो फायर ब्रिगेड के लिए हो चाहे पुलिस के लिए हो, उसमें ये सारे काम होने हैं। इसी तरह से तीसरी लेयर जो जहाँ पे रिसोर्स मैनेजमेंट हो रही है, व्हीकल स्टेटस मैनेजर, इंसिडेंट लॉगर, व्हीकल डिस्पैचर, इक्विपमेंट मैनेजर और व्हीकल लोकेटर, तो अगेन ये कॉमन टास्क है, कॉमन जो है फीचर सेट है जिसको हमने हैंडल करना है। इसी तरह से जो लास्ट जो हमारे पास लेयर है डेटाबेस की, उसके अंदर इक्विपमेंट डेटाबेस होगी, डेफिनेटली होगी, ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट होगी, व्हीकल डेटाबेस होगा, इंसिडेंट लॉग होगा, मैप डेटाबेस होगा। तो इससे हमें आइडिया हो रहा है कि किस तरह से एक डोमेन के अंदर ऑल्दो के डिफरेंट एप्लीकेशंस हों लेकिन स्टिल जो उसका मेजर जो प्रोसेस होता है वो कॉमन होता है, और उसको हम एक कॉमन आर्किटेक्चर के थ्रू उसके अंदर एक कुछ मॉडिफिकेशन करके हम उसको डिलीवर कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि व्हाट आर द स्टेप्स वी नीड टू एक्सटेंड सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट लाइन टू क्रिएट अ न्यू एप्लीकेशन। कि हमारे पास पहले से हमारी प्रोडक्ट लाइन है वो बेस एप्लीकेशन है या बेस सिस्टम है, अब उसके अंदर हमने नई एप्लीकेशन लेके आनी है तो क्या कुछ हमें करना होगा। द फर्स्ट स्टेप इज एलिसिट स्टेक होल्डर रिक्वायरमेंट्स। जैसे इन जर्नल हमारा एक रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग का फेज है, बिल्कुल उसी तरह से वी नीड टू लिसन द कस्टमर, अंडरस्टैंड द कस्टमर रिक्वायरमेंट्स, और उसको फिर हमने अंडरस्टैंड करते हुए फिर देखना है कि हमारे पास एग्जिस्टिंग जो फीचर सेट है जो पहले से हमारे पास ऑलरेडी जो हमारा सिस्टम है वो किस हद तक उसको पहले से वो डेवलप्ड है, और क्या नई रिक्वायरमेंट्स हैं जिनके लिए हमें कुछ चेंजेस करनी होंगी या मॉडिफिकेशन करनी होगी। और फिर क्वाइट पॉसिबल कि हम अपने कस्टमर को जो है कन्विंस करें कुछ कि वो रिक्वायरमेंट्स के अंदर कुछ निगोशिएट कर लें, और फिर इसको आगे भी देखें, आगे भी ये स्टेप और हमने डिटेल में इसके अंदर है, लेकिन इस पहले स्टेप के ऊपर हमें उन रिक्वायरमेंट्स को अंडरस्टैंड करना है और ये देखना है कि हमारे पास कौन से ऐसे कंपोनेंट्स हैं या वो सिस्टम है जो कि मेजर उस चंक को या पोर्शन को रिक्वायरमेंट्स को पहले से फुलफिल कर रहा है, कौन सी नई रिक्वायरमेंट्स हैं जिसके लिए हमें कुछ मॉडिफिकेशन करनी होगी। इसी तरह से सेकंड जो आप स्टेप है दैट इज सेलेक्ट द एग्जिस्टिंग सिस्टम दैट इज क्लोजेस्ट फिट। अब वो जो रिक्वायरमेंट्स है उसके बेस के ऊपर जो अब हमने देख लिया, एनालिसिस कर लिया कि कौन कौन से हमारे पास पॉसिबिलिटीज हैं, तो उसके मुताबिक फिर हमने क्लोजेस्ट फिट जो सिस्टम है उसको लेना है, और फिर अगेन उसको सामने रखते हुए निगोशिएशन करनी है विद द कस्टमर कि अगर हम समझते हैं कि हमें कोई ज़्यादा एफर्ट ना करनी पड़े या ज़्यादा हमें रीडेवलपमेंट की तरफ ना जाना पड़े तो हम अपने कस्टमर के साथ निगोशिएट कर सकते हैं कि वो किसी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट को छोड़ दे या उसके अंदर हम उसको कोई मॉडिफिकेशन जो है वो प्रपोज कर दें। इसी तरह से नेक्स्ट जो स्टेप है दैट इज अडेप्ट एग्जिस्टिंग सिस्टम।
अब वो जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसको लेना है और उसके अंदर वो मॉडिफिकेशंस जो है वो करनी है, जो कि नई यूजर रिक्वायरमेंट्स या कस्टमर रिक्वायरमेंट्स हैं उसको अकोमोडेट करेंगे। और फिर क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप दैट इज द डिलीवरी ऑफ द न्यू फैमिली मेंबर। वो नई एप्लीकेशन जो हमने बनाई है उसको डिलीवर करेंगे। और फिर एक और जो इसके अंदर कंसिडरेशन है दैट इज रिकन्फिगरेशन ऑफ दैट बेसिक सिस्टम। वो जो एग्जिस्टिंग सिस्टम लिया है उसके अंदर हमें रिकन्फिगरेशन करनी पड़ती है बेस्ड ऑन द यूजर रिक्वायरमेंट्स या कस्टमर रिक्वायरमेंट्स। और ये जो रिकन्फिगरेशन है ये दो टाइप की है, एक डिजाइन टाइप रिकन्फिगरेशन है और डिजाइन टाइप रिकन्फिगरेशन मीन के क्या ऑब्जेक्ट्स हैं, क्या उनका आपस में रिलेशनशिप है, कहाँ पे हमें कोई नए ऑब्जेक्ट जो है वो डेवलप करने, इंट्रोड्यूस कराने और फिर उसकी कैसे कम्युनिकेशन होगी या कोलैबोरेशन होगी या एग्जिस्टिंग के अंदर कोई चेंज करनी है। तो ये सारी जो चेंजेस हैं दैट इज डिजाइन टाइम रिकन्फिगरेशन। डिप्लॉयमेंट टाइम रिकन्फिगरेशन, टाइम रिकन्फिगरेशन कौन सी होगी, डिप्लॉयमेंट के टाइम के ऊपर हमें क्या मॉडिफिकेशन करनी है, क्या चेंजेस करनी है। तो इसको हम अगली स्लाइड के ऊपर थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं। तीन डिफरेंट तरह की जो है डिप्लॉयमेंट रिकन्फिगरेशन हो सकती है। द फर्स्ट वन इज कंपोनेंट सिलेक्शन। कंपोनेंट सिलेक्शन से क्या मुराद है कि कौन से डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं जो कि आपको जो इंटरेक्शन प्रोवाइड कर रहे होंगे, किस तरह से आप उनको जो है डिप्लॉयमेंट टाइम के ऊपर यूज कर रहे होंगे, या इसको यूँ कह सकते हैं कि सब सिस्टम्स की बात हो रही है जो उस स्पेसिफिक एप्लीकेशन के लिए हमें रिक्वायर्ड है चेंज करने, मॉडिफाई करने या नए इंट्रोड्यूस कराने। और फिर इसी तरह से सेकंड जो टाइप है दैट इज वर्क फ्लो एंड रूल डेफिनेशन। और वर्क फ्लो और रूल डेफिनेशन से क्या मुराद है कि किस तरह से वो एप्लीकेशन रन टाइम के ऊपर जब हम उसको डिप्लॉय करेंगे तो वो क्या वर्क फ्लो होगा, क्या हमारा बिजनेस प्रोसेस होगा, उसको कोई रिकन्फिगर करने की ज़रूरत है या हमारे जो सिस्टम है, जो एप्लीकेशन है उसके अंदर अकॉर्डिंगली जो है वो क्या चेंजेस होंगी। और फिर इसी तरह से जो थर्ड जो रिकन्फिगरेशन है डिप्लॉयमेंट टाइम के ऊपर दैट इज पैरामीटर डेफिनेशन के जो हम डिफरेंट पैरामीटर्स जो रिक्वायर्ड हैं फ्रॉम द यूजर, क्या वो चेंज हो रहे हैं उस स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट के अंदर या उस स्पेसिफिक एप्लीकेशन के लिए, उसको क्या कम या ज़्यादा तो नहीं किया जा रहा। तो ये डिफरेंट स्टेप्स हैं जो कि हमें रिक्वायर्ड होते हैं जब हमारे पास एग्जिस्टिंग जो है अपनी एप्लीकेशन होती है या सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट लाइन होती है और हम उससे नई एप्लीकेशन बनाते हैं। आज के लेक्चर को समराइज करते हैं। आज का लेक्चर जो है हमने स्टार्ट किया कि क्या प्रॉब्लम्स हैं पॉसिबल सॉफ्टवेयर रीयूज़ के साथ, और उसके अंदर हमने बात की इंक्रीज्ड मेंटेनेंस कॉस्ट की। और इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर हमने डिस्कस किया कि जब आप कोई कंपोनेंट रीयूज़ करते हैं जो कि किसी और अपने थर्ड पार्टी से लिया है और उसका सोर्स कोड अवेलेबल नहीं है, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम जब चेंजेस इंट्रोड्यूस होती हैं तो आपको प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ सकती है। इसी तरह से हमने कहा कि समटाइम्स जो आप कंपोनेंट रीयूज़ करने जा रहे हैं उसकी टूल सपोर्ट अवेलेबल नहीं है, आप उसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते अपने करंट सिस्टम के अंदर, और उस जो आपका डेवलपमेंट प्रोसेस है वो उसको सपोर्ट नहीं करता। तो ये भी एक लिमिटेशन है और इसको भी हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए। इसी तरह से एक और प्रॉब्लम जो रीयूज़ के साथ है उसको हमने कहा कि नॉट इन्वेंटेड हियर सिंड्रोम। ये क्या जो फिलॉसफी है इसके अंदर जो है हम अपने इंडिविजुअल्स या ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो अपने आप पर ट्रस्ट करती हैं और वो दूसरों के सॉल्यूशंस को ज़्यादा रिलायबल नहीं समझती, तो इसलिए इन हाउस डेवलपमेंट करती हैं कि जो अपना कंपोनेंट बनेगा, जो अपना सॉफ्टवेयर बनेगा वो ज़्यादा रिलायबल होगा और वो ज़्यादा लॉन्ग रन में हमें बेनिफिशियल होगा। तो ये भी एक सॉफ्टवेयर रीयूज़ की तरफ ना जाने का एक रीज़न हो सकता है। और इसी तरह से फिर हमने कहा क्रिएटिंग, मेंटेनिंग एंड यूजिंग ए कंपोनेंट लाइब्रेरी, और इसमें हमने कहा कि ये एक्सपेंसिव टास्क है कि आप अपनी कंपोनेंट लाइब्रेरी जो है वो उसको इस्टेब्लिश करें, बिल्ड करें, और फिर इसके बाद ये तो एक है, और इसके साथ फिर यूज़ की बात की हमने कि इसका इफेक्टिव यूज़ जो है
वो एक अलग से एक इशू है कि कैसे अपने सर्च करना है, आइडेंटिफाई करना है अपना रेलेवेंट कंपोनेंट जो कि उस स्पेसिफिक प्रॉब्लम के अंदर आपके लिए अप्रोप्रिएट सॉल्यूशन है, और कैसे उसको इंटीग्रेट करना है। और इसी से रिलेटेड एक और जो प्रॉब्लम हो सकता है, दैट इज यू नीड क्वालिफाइड और कॉन्फिडेंट और हाईली स्किल्ड जो है स्टाफ होना चाहिए, डेवलपमेंट टीम होनी चाहिए, ताकि वो प्रॉपरली जो है आइडेंटिफाई कर सके कंपोनेंट और उसको इंटीग्रेट करें आपके सिस्टम के अंदर। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स थे जो हमने डिस्कस किए। इसके बाद हमने देखा कि क्या डिफरेंट जो एप्लीकेशन एरियाज हैं, या यूं कह लें कि डिफरेंट जो डोमेन्स या डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ हैं सॉफ्टवेयर रीयूज़ की, और इसको हमने रीयूज़ लैंडस्केप का नाम दिया। और इसके अंदर हमने डिस्कस किए डिफरेंट उन पॉसिबिलिटीज़ को, जिसमें एप्लीकेशन फ्रेमवर्क्स की बात की, और एप्लीकेशन फ्रेमवर्क्स को हमने डिटेल में डिस्कस किया कि किस तरह से एक आप आर्किटेक्चर जो है, फ्रेमवर्क इज़ बेसिकली एक जेनेरिक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर ऑब्जेक्ट्स क्या होंगे, उनका आपस में कोलैबोरेशन क्या होगी, किस तरह से रिलेशनशिप होंगे। तो इस तरह की चीज़ें जो है आप वो प्रोवाइड करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं। तो डिफरेंट डोमेन्स के अंदर या डिफरेंट जो है एप्लीकेशन एरियाज़ के अंदर फ्रेमवर्क्स हो सकते हैं। फिर इसी तरह से हमने लेगेसी सिस्टम रैपिंग की बात की कि जो ओल्ड सिस्टम है, आपके लेगेसी सिस्टम्स हैं, उनको स्टिल आप क्या करते हैं, रैप करते हैं विद न्यू इंटरफेसेस, विद न्यू यूज़र इंटरफेस, और स्टिल उनको मतलब अपने लेके चलते हैं साथ। और सर्विस ओरिएंटेड सिस्टम्स की बात की कि सर्विसेज जो हैं वो उसके लिए स्टैंडर्ड्स जो है डेवलप हुए हैं, और कुछ जो है शेयर्ड सर्विसेज होती हैं, उनके उस शेयर्ड सर्विसेज के कॉन्टेक्स्ट में सॉफ्टवेयर रीयूज़ हो सकता है। फिर इसी तरह से हमने सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट लाइंस की बात की, और सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट लाइन को भी फिर हमने डिटेल में डिस्कस किया। और फिर हमने कॉर्ड्स प्रोडक्ट रीयूज़ की बात की कि जो कस्टम जो है ऑफ द शेल्फ प्रोडक्ट्स होती हैं, वो जो है उसको रीयूज़ किया जा सकता है। ऑलरेडी जो बिल्ट इन जो आपके कंपोनेंट्स हैं उनको हम यूज़ कर सकते हैं। और फिर हमने की फैक्टर डिस्कस किए सॉफ्टवेयर रीयूज़ के। उसके अंदर जो पहला था दैट वाज डेवलपमेंट स्केड्यूल, कि अगर इफ़ यू हैव स्केड्यूल कॉन्स्ट्रेंट, तो उस केस में क्या कर सकते हैं, यू मे गो फॉर द सिस्टम रीयूज़ रादर देन कंपोनेंट रीयूज़। आप पूरे सिस्टम को या सब सिस्टम्स को रीयूज़ कर सकते हैं उस स्पेसिफिक डोमेन के अंदर। और फिर इसी तरह से जो सेकेंड की फैक्टर है दैट इज़ एक्सपेक्टेड सॉफ्टवेयर लाइफ टाइम। You need to understand या estimate the lifetime, overall lifetime of the software। अगर वो लॉन्ग रन में आपको चाहिए तो फिर रीयूज़ जो है वो शायद इतनी अच्छी स्ट्रेटजी नहीं है आपके लिए, बल्कि इन हाउस डेवलपमेंट होनी चाहिए, और वो ज़्यादा बेहतर होगा लॉन्ग रन में। इसी तरह से एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर दैट इज़ बैकग्राउंड स्किल्स एंड एक्सपीरियंस ऑफ डेवलपमेंट टीम। हमने कहा कि ये जो सॉफ्टवेयर रीयूज़ है इट इज़ काइंड ऑफ कम्प्लेक्स एक्टिविटीज़, तो इसको प्रॉपरली जो है अगर इफेक्टिवली यूज़ करना है तो वी नीड कॉन्फिडेंट टीम। और फिर इसी तरह से क्रिटिकलिटी ऑफ सॉफ्टवेयर एंड इट्स नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स की बात की कि अगर वो जो एप्लीकेशन है, जो सॉफ्टवेयर है, वो कितना बिजनेस क्रिटिकल है, और उसके अंदर जो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं वो कितनी क्रिटिकल है, उसकी बेस के ऊपर आप डिसाइड करते हैं। जैसे परफॉर्मेंस की मैंने एग्जांपल दी, तो परफॉर्मेंस पे अगर आप कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते तो फिर बेहतर है कि फिर आप अपनी इन हाउस डेवलपमेंट करें रादर देन कि आप किसी और ऑर्गेनाइजेशन के जो है वो बिल्ट इन जो पहले से बने हुए मॉड्यूल्स या कंपोनेंट्स हैं या सिस्टम है उसको रीयूज़ करें। फिर इसी तरह से हमने बात की कि एप्लीकेशन डोमेन एक फैक्टर हो सकता है रीयूज़ में, और कुछ ऐसी हमारे पास डोमेन्स हैं जिसके अंदर हमारे पास जेनेरिक सिस्टम अवेलेबल्स हैं और वो कॉमन फंक्शनैलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं, हम उनको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर डोमेन कोई ऐसी है जहाँ पे हमारे पास रीयूज़ सिस्टम अवेलेबल नहीं है,
तो फिर हमें डेफिनेटली कस्टमाइज डेवलपमेंट की तरफ जाना होगा। फिर इसी तरह से हमने सिस्टम प्लेटफॉर्म की बात की कि किस तरह के स्पेसिफिक जो है प्लेटफॉर्म के लिए हमें एप्लीकेशन चाहिए। लाइक अगर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ प्लेटफॉर्म है तो उसके लिए हमें देखना होगा कि हम कौन से सिस्टम्स को रीयूज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते। फिर हमने डिटेल में जब एप्लीकेशन फ्रेमवर्क्स को और सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट लाइन को जो है डिस्कस किया तो इसके हमने मेरिट्स और डीमेरिट्स और इसके क्या डिफरेंट स्टेप्स हैं उनको डिस्कस किया। और इसके अंदर हमने कुछ की डिफरेंसेस को डिस्कस किया कि अपेरेंटली जो है ये हमें एक ही तरह की जो कहना चाहिए कि पैराडाइम्स या यूं कहना चाहिए कि एक ही तरह के एरियाज लगते हैं, लेकिन इसके अंदर एक डिफरेंस है, कुछ की डिफरेंसेस हैं। जैसे हमने कहा कि जो एप्लीकेशन फ्रेमवर्क्स जो डेवलप होते हैं, प्रपोज होते हैं, वो नॉर्मली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम को फॉलो करते हुए उनको डेवलप किया जाता है या प्रपोज किया जाता है। जबकि हम जब सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट लाइन की बात करते हैं तो वहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम को फॉलो करें, बल्कि स्ट्रक्चर्ड पैराडाइम को यूज़ करते हुए भी हम सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट लाइन को यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक की डिफरेंस है। इसी तरह से एक और की डिफरेंस ये है कि जब एप्लीकेशन फ्रेमवर्क की हम बात करते हैं तो हम फोकस जो हमारा होता है वो टेक्निकल होता है। टेक्निकल साइड के ऊपर हम ज़्यादा देख रहे होते हैं चीज़ों को और उसके अंदर ऑब्जेक्ट्स क्या होंगे, उनका क्या रिलेशनशिप होगा। जबकि जब सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट लाइन की बात करते हैं तो हमारा जो फोकस जो होता है वो डेफिनेटली टेक्निकल के साथ साथ बिजनेस के ऊपर भी होता है। हम बिजनेस, हमारी जो अप्रोच या प्रोसेस है, हम उसको भी देख रहे होते हैं और उसको अकोमोडेट कर रहे होते हैं प्रोडक्ट लाइन के अंदर। और फिर इसी तरह से जो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट लाइंस होते हैं वो एक स्पेसिफिक जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक अपनी मतलब एक ही ऑर्गेनाइजेशन उसको ऑन करती है और एक रिलेटेड एप्लीकेशन का सेट होता है, उसके अंदर जो है प्रोडक्ट लाइन यूज़ हो रहा होता है। जबकि जो एप्लीकेशन फ्रेमवर्क होते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन इंडिपेंडेंट होते हैं। आल्दो के ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी कोई फ्रेमवर्क प्रपोज और डेवलप किया जा सकता है उसके अपनी एप्लीकेशंस के लिए, लेकिन नॉर्मली क्या होता है कि ओपन अवेलेबल होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन स्पेसिफिक नहीं होते और ना ही एप्लीकेशन स्पेसिफिक हो सकते हैं। डोमेन स्पेसिफिक तो हो सकते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन स्पेसिफिक नहीं होंगे। तो ये इस तरह के जो है डिफरेंट की डिफरेंसेस जो है वो हमने डिस्कस किए। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में आपसे दोबारा बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।